हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हम लोगों ने कल की क्लास में पढ़ा था, अब वहाँ से आगे चलते हैं। ठीक है, तो कल की क्लास में हम लोगों ने पढ़ा कहाँ तक था। ठीक है, तो हमने तारामंडल पढ़ा था। कल की क्लास में हमने तारामंडल पढ़ा था। ठीक है, तो इसके आगे हम आज चलते हैं। ठीक, ठीक है। जैसे कि तारामंडल हम लोगों ने पढ़ा था, उनमें कुछ शेष बाकी भी रह गया था तारामंडल में, तो उनको आज हम पढ़ लेते हैं। IAU के अनुसार, IAU के अनुसार इसका मतलब होता है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसका मतलब होता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। ठीक है, यूनियन। इसके अनुसार अगर हम बात करें तो हमारे आकाश में कुल 88 तारामंडल हैं। कितने तारामंडल हैं? 88 तारामंडल हैं। ठीक, 88 तारामंडल हैं। अब तारामंडल है तो ये दिखने भी चाहिए, तो ये अधिकतर दिखते कहाँ हैं? तो ये अधिकांश दिखते हैं दक्षिणी गोलार्ध में। ठीक है, कहाँ दिखते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। दक्षिणी गोलार्ध में दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं। अधिकांश कहाँ दिखाई देते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। इनको हम पूर्णतया देख सकते हैं। ठीक है, देख सकते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि सौरमंडल में हमारे सूर्य के साथ साथ अन्य सभी ग्रह भी अस्थायी रूप से वहाँ विद्यमान हैं, जो अपनी गति, परिभ्रमण गति हम कहें या घूर्णन गति कहें, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण आपस में एक दूसरे से जुड़े हैं। ठीक है ना। तो सौरमंडल में एक केंद्रीय सूर्य और अन्य जो आपके चारों तरफ परिक्रमा करते हैं, इनको रखा गया है। ठीक है, यानी कि हम कह सकते हैं कि सौरमंडल में सूर्य को कहाँ रखा गया है? केंद्र में रखा गया है सौरमंडल के। और बाकी के सभी ग्रह जो हैं, यानी कि अन्य ग्रह ये क्या करते हैं? परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं, परिक्रमा करते हैं। ठीक है, परिक्रमा करते हैं। इसी तरह से इनको हमारे सौरमंडल में विद्यमान किया गया है। ठीक है, और इसका प्रतिपादन, यानी कि सौरमंडल के केंद्र में कौन है? सूर्य है। इसको केपलर महोदय ने बताया था, और गैलीलियो, केपलर और गैलीलियो। ठीक है, गैलीलियो ने अपने दूरबीन द्वारा देखा तथा इस सिद्धांत को बताया इन्होंने। इसके आगे चलते हैं हम लोग। जैसे 99.99% द्रव्यमान सूर्य में निहित है। किसमें निहित है? सूर्य में द्रव्यमान निहित है। कितना? 99.99%। ठीक है, यानी कि इनका मात्र 1% का 1% अगर हम बात करें तो, बाकी है या नहीं है। तो
सौरमंडल मंदाकिनी के केंद्र से लगभग यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये हमारा सौरमंडल है, सौरमंडल, यह मंदाकिनी से, कहाँ से? मंदाकिनी से, जो हमारी आकाशगंगा है, मंदाकिनी से लगभग 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। प्रकाश वर्ष दूरी पर स्थित है। कौन स्थित है? सौरमंडल स्थित है। ठीक है। और यह मंदाकिनी के केंद्र से, यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि मंदाकिनी के केंद्र से हमारा सौरमंडल 30,000 से 33,000 प्रकाश वर्ष की दूरी पर निहित है, अर्थात स्थित है। ठीक है। जो हमारी निहारिका है, जिसको हमने अगले क्लास में पढ़ा भी है, निहारिका यानी कि नेबुला, निहारिका, इसी को प्रकाश मंडल का जन्मदाता भी माना जाता है। ठीक है। सौरमंडल का इसे क्या माना जाता है? जन्मदाता। क्यों? क्योंकि जब यही निहारिका विस्फोट हुआ तब जाकर के अनेक प्रकार के तारे, ग्रह, उपग्रह, उल्कापिंड, इन सभी का निर्माण हुआ। तो इसी कारण से इसे हमारे सौरमंडल का क्या कहा जाता है? जन्मदाता। तो अब यहाँ से देखिए, एक क्वेश्चन भी आप सभी के लिए बन सकता है कि हमारे सौरमंडल का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो हम क्या ऑप्शन लगाएंगे? निहारिका। तो निहारिका को हमारे प्रकाश का सौरमंडल का जन्मदाता माना जाता है। ठीक। यहाँ तक आप सभी को क्लियर हुआ? तो जब निहारिका विस्फोट हुआ, उसके लगभग ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इसको मिटाएं। चलिए, यानी कि हम कहें कि निहारिका विस्फोट के लगभग 5 से 5.6 करोड़, या हम कह सकते हैं अरब वर्ष पहले, अरब वर्ष। ठीक है। अरब वर्ष, ये 2000, 4000, 6000, 8000, ये सब ज्योग्राफी में नहीं मिलते। ज्योग्राफी में सीधे क्या मिलेगा? लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, ऐसे मिलते हैं यहाँ पे जो सन होते हैं। ठीक है। इस समय ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ। किसका निर्माण शुरू हुआ? ग्रहों का निर्माण शुरू हुआ। ठीक है। और 4.6 अरब वर्ष पूर्व, 4.6 से हम कह सकते हैं कि 4.56, 4.5 अरब वर्ष पहले जितने भी ग्रह हुए उनका निर्माण क्या हुआ? खत्म हो गया। यानी कि निर्माण यहां हम कह सकते हैं कंप्लीट हो गया, निर्माण पूर्ण। ठीक है। यहां तक खत्म हो गया, यानी कि जितने भी ग्रह थे, उपग्रह, तारा, उल्कापिंड, इन सभी का निर्माण
हो चुका था तत्काल में, ठीक है, इनके समय में। अब अगर हम सौरमंडल की बात करते हैं तो सौरमंडल में है कौन कौन, इनको भी हम देख लेते हैं कि सौरमंडल में है कौन कौन। तो सबसे पहले तो सौरमंडल में हमारा सूर्य है, क्या है, सूर्य। सौरमंडल में सबसे पहले हमारा क्या है, सूर्य। सूर्य, ये हमारा सूर्य है, ठीक। सूर्य से सबसे नजदीकी पर पाया जाने वाला ग्रह बुध है। बुध के बाद शुक्र, शुक्र के बाद पृथ्वी, हमारी अर्थ है पृथ्वी, और पृथ्वी के बाद मंगल, ठीक है। अब इसके बाद यहां हमारी क्षुद्र ग्रह की पेटी पाई जाती है बृहस्पति और मंगल के बीच में, इसे कहते हैं क्षुद्र ग्रह की पेटी, या इसी को हम उल्का पिंड भी कहते हैं। यहीं से ही छूट करके सब गुरुत्वाकर्षण के कारण, यानी कि मंगल और बृहस्पति, यहां हमारा क्या है, बृहस्पति, बृहस्पति, ठीक है। मंगल और बृहस्पति के गुरुत्वाकर्षण, गुरुत्वाकर्षण के कारण ये दोनों आपस में यहां क्या होते हैं, रुके होते हैं, ठीक है। उल्का पिंड, उल्का पिंड, ठीक है, यहीं से ही निकलता है। अब जैसे देखिए, ये भी अपना गुरुत्वाकर्षण लगाया, ये भी लगाया, दोनों आपस में इसको पकड़ के क्या है, रोके हुए हैं। अगर बाय द वे इनके परिक्रमण में कोई भी दिक्कत हुई तो मंगल अगर इधर उधर होगा और यहां से एक भी निकला, कौन, क्षुद्र ग्रह, तो ये क्या करेंगे, सीधे आकर के पृथ्वी पर अटैक करेंगे। अब जब पृथ्वी पर इसकी परिक्रमा कौन करता है, चंद्रमा, कौन करता है, चंद्रमा, और यही चंद्रमा जब रास्ते में आ जाती है तो क्या होता है, इसीलिए चंद्रमा पर सबसे बड़ा गड्ढा भी मिलता है, और यहां माना जाता है कि जो हमारा प्रशांत हिंद महासागर है वो इसी उल्का पिंड की ही देन है, जिनके गिरने से निर्माण हुआ है, ठीक है। इसके बाद है हमारा शनि, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है। इन ग्रहों को, इन सारे ग्रहों को दो भागों में बांटा गया है, ठीक है, दो भागों में बांटा गया है। इन्हें हम वाह्य ग्रह कहते हैं, वाह्य ग्रह, और इन सबको हम आंतरिक ग्रह कहते हैं, आंतरिक ग्रह, ठीक है। या हम कहें कि ये क्रिस्टलीय हैं और ये गैसीय ग्रह हैं, इसमें भी हम कह सकते हैं। तो इन्हीं के कारण, इन्हीं, ये जो हमारे क्षुद्र ग्रह है या उल्का पिंड है, इन्हीं के कारण ये दो भाग में डिवाइड हो जाते हैं, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह के रूप में, ठीक है। तो यहां तक आप सभी के समझ में आया, और ये हमारा सूर्य है, ठीक। अब हम इसके आगे चलते हैं, अब हम इसके आगे चलते हैं, और सबसे पहले हम एक ग्रह को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, और वह कौन सा ग्रह रहेगा, वह है सूर्य। यानी कि सबसे पहले हम सूर्य को पढ़ना स्टार्ट करते हैं, ठीक। तो आप सभी लोग इसको नोट करेंगे, इसके आगे हम चलते हैं।
अब हम बात करते हैं सूर्य की, ठीक है। ये हमारा सूर्य है। ये हमारा क्या है, सूर्य। अब ये इन सूर्य की आंतरिक भाग की संरचना है। ये है, इसे हम कहते हैं क्रोड, क्रोड कहते हैं, ठीक है। अब इसी के अंतर्गत हाइड्रोजन और हीलियम आयन हमारे पाए जाते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ये जो ऊपरी हिस्सा है यहाँ का, ये हिस्सा, इसे हम कहते हैं सूर्य किरीट। सूर्य किरीट कहते हैं इसको हम। यानी कि इसका मतलब होता है कि जो पहले के समय में राजा महाराजा लोग मुकुट पहनते थे, उसी को हम आज के समय में किरीट बोलते हैं, सूर्य किरीट, ठीक है। क्या बोलते हैं, सूर्य किरीट। ये इसका जो बाहरी भाग है, ये, इसी को सूर्य कलंक कहा जाता है, सूर्य कलंक, ठीक है। अब इसके आंतरिक भाग में यह भाग, इसे हम वर्णमंडल कहते हैं, इसे हम कहते हैं वर्णमंडल, वर्णमंडल, ठीक है, वर्णमंडल कहते हैं। जो ये हमारा आंतरिक भाग है, इसे हम क्रोड कहते हैं, क्रोड कहते हैं, ठीक है। और जहां नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, नाभिकीय संलयन की क्रिया होती है, यानी कि हम कहें कि विकिरण मेखला, क्या बोलते हैं उसको हम, विकिरण मेखला। तो इसे हम कहते हैं विकिरण मेखला, ठीक है। और यह जो इसका आंतरिक भाग है, यानी कि पहला परत सूर्य का, उसे संवहनीय मेखला बोलते हैं, संवहनीय मेखला इसे बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं, संवहनीय मेखला। तो ये आप सभी को क्लियर हो रहा है, ठीक है। बाकी जो इनकी स्तरीय परतें होती हैं, यानी कि प्रकाश मंडल, सूर्य का निचला देदीप्यमान भाग होता है, उसे हम क्या बोलते हैं, प्रकाश मंडल, यानी कि जहां से प्रकाश क्या होता है, उत्पन्न होता है, ठीक है। उसके बाद सूर्य का निचला तापमंडल, निचला तापमंडल, जहां पर वायु की तप्त संतरी परत पाई जाती है, या हम कहते हैं कि वायु की लाल परत, वायु की लाल परत पाई जाती है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं सूर्य की भौतिक संरचना के बारे में। ये हमने जानकारी कर लिया इसको कि कौन सा भाग कौन है, किस तरीके से है। अब इसका हम विस्तृत वर्णन आगे चल करके करेंगे, बस खाली इतना इसके ग्राफ के माध्यम से बस इतना ही जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं इसके, यानी कि सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया आप लोगों को, सूर्य की आंतरिक संरचना। ठीक है। ये आपको ग्राफ के माध्यम से मैंने समझा दिया,
अब हम वैसे समझा देते हैं आप लोगों को। जैसे सूर्य एक क्या है, तारा है, ठीक है, जो कहाँ स्थित है, हमारे सौरमंडल के केंद्र में। सौरमंडल के केंद्र में स्थित है। सूर्य क्या है, एक तारा। सूर्य एक तारा है जो कि हमारे सौरमंडल के केंद्र में स्थित है, ठीक है, स्थित है, ठीक है। इसको हम अन्य और कई नामों से जानते हैं, जैसे इसे ही सौरमंडल का पिता कहा जाता है, ऊर्जा का स्रोत कहा जाता है, या हम कहें जीवन का स्रोत कहा जाता है। तो हम क्या कह सकते हैं कि सौरमंडल का पिता। उपनाम कभी कभी पूछ लेता है, ये क्वेश्चन काफी पुटअप भी हुए हैं कि किस तारे को हम, या हम कहें कि सूर्य को सौरमंडल का क्या कहा जाता है, या इनमें से कोई एक ऑप्शन दे देगा जो आपको चूज करना रहेगा कि कौन सा सही है इनमें से, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखेंगे कि पहला इसे क्या कहते हैं, सौरमंडल का पिता। सौरमंडल का पिता, ठीक है। इसी को हम ऊर्जा का स्रोत भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत, या हम कह सकते हैं जैसे ठंडी में आप लोग देखते होंगे कि लोग क्या करते हैं, जब सुबह सुबह धूप निकलती है तो जा करके बैठते हैं, तो वहाँ हमको विटामिन डी प्राप्त होता है, क्योंकि आधा विटामिन हमें खाने से प्राप्त होता है और आधा हमें बाहरी सोर्स द्वारा अपने शरीर में ग्रहण करना होता है। तो यही विटामिन डी का क्या है, प्रकाश, बहुत अच्छा स्रोत है। तो इसे जीवन का भी स्रोत कहते हैं, जीवन का स्रोत भी कहते हैं, ठीक है। तो ये इनके उपनाम है जिन नामों से इनको जाना जाता है। अब चलिए आइए हम बात करते हैं आगे की तरफ। ठीक है, इन सूर्य में 7 प्रकार के रंग पाए जाते हैं, यानी कि 7 रंग। बारिश के समय में देखा होगा कि इंद्रधनुष निकलता है, ठीक है। इन्हीं 7 रंगों के पाए जाने के कारण वस्तु का रंग निर्धारण होता है, या हम कह सकते हैं कि वस्तु का रंग बनता है, वस्तु का रंग बनता है, ठीक है। किनसे, इन्हीं 7 रंगों से वस्तु का रंग बनता है। यहां तक क्लियर हो गया। हम क्या पढ़ रहे हैं, सूर्य, ठीक है। तो इन्हीं 7 रंगों के आधार पर क्या होता है कि किसी भी वस्तु के रंग का निर्धारण होता है, ठीक है। आधुनिक अनुमान के अनुसार, या हम कहें आधार पर, मंदाकिनी के केंद्र से लगभग सूर्य जो है वह 32,000 प्रकाश वर्ष दूर स्थित है। हम कह सकते हैं कि जैसे मंदाकिनी के केंद्र से कितनी दूर, 32,000 प्रकाश वर्ष। जब मैंने स्टार्ट किया था मंदाकिनी, आपको बताया था, तो मैंने कहा था कि मंदाकिनी के 3 वो हैं, यानी कि 3 भुजाएं हैं। इसकी कितनी भुजाएं हैं, 3। और इन्हीं 3 भुजाओं में से एक भुजा अर्थात दूसरी भुजा पर
दूसरी भुजा पर कौन स्थित है? सूर्य स्थित है। सूर्य स्थित है दूसरी भुजा पर। मंदाकिनी के दूसरी भुजा पर अर्थात मंदाकिनी के केंद्र से 32,000 प्रकाश वर्ष दूर यह स्थित है। 32,000 प्रकाश वर्ष दूर यानी कि सूर्य स्थित है। सूर्य अपने गोलाकार कक्षा में 250 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड पर घूमता है। यानी कि हम कहें कि यह इतने स्पीड से क्या करता है? घूमता है। किस पर? अपने कक्षा में, यानी कि अपने गोलाकार कक्षा में यह 250 किलोमीटर प्रति सेकंड की स्पीड से यह घूमता है। ठीक है। इसी की ही औसत गति से यह मंदाकिनी की परिक्रमा करता है। परिक्रमा करता है। ठीक है, परिक्रमा करता है। यह चक्कर पूरा करने में सूर्य को 25 करोड़ वर्ष का समय लगता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि एक चक्कर, कितना? एक चक्कर पूरा करने में सूर्य को कितना समय लगता है? सूर्य को 25 करोड़ वर्ष लगता है। वर्ष लगता है 25 करोड़ वर्ष लगता है। ठीक। अब जब इसको एक चक्कर पूरा करने में 25 करोड़ वर्ष लग रहा है तो यही क्या हो गया? यही 25 करोड़ वर्ष क्या हो गया? ब्रह्मांड वर्ष। ब्रह्मांड वर्ष। तो इसी 25 करोड़ वर्ष को ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है। ब्रह्मांड वर्ष कहते हैं किसको? इसी 25 करोड़ वर्ष को। ठीक है। अब जैसा कि हम लोग पृथ्वी पर विचरण करते हैं और रहते हैं, ठीक है, तो सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर आता है। तो सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी पर आने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? तो यह लगता है 500 सेकेंड। ठीक है। इतने में पृथ्वी पर सूर्य का प्रकाश पहुंच जाता है। सूर्य का प्रकाश क्या होता है? पहुंच जाता है पृथ्वी पर। कितनी देर में? 500 सेकेंड में। ठीक है, 500 सेकेंड में पहुंच जाता है। तो पृथ्वी की सूर्य से दूरी कितनी है? यह है 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर। 15 करोड़ किलोमीटर 14 दशमलव समथिंग पड़ता है, तो 15 के आसपास आ जाता है। 15 करोड़ किलोमीटर दूरी पड़ती है सूर्य से पृथ्वी की। ठीक है। अब हम अगर सूर्य की आयु की बात करें कि सूर्य की आयु कितनी है, तो सूर्य की आयु अनुमानतः 5 अरब वर्ष है। 5 अरब वर्ष है। यानी कि हम इसकी आयु की बात करते हैं। आयु किसकी? सूर्य की। कितना है? 5 अरब वर्ष। और इसका व्यास कितना है? सूर्य का व्यास, तो सूर्य का व्यास पृथ्वी से 109 गुना ज्यादा बड़ा है। यह लगभग 1391,016 किलोमीटर है। 1391,016 किलोमीटर है। ठीक है।
इतना व्यास हमारे सूर्य का है, इतना व्यास हमारे सूर्य का है। ठीक है, अब इनके सूर्य के रासायनिक संगठक भी देख लेते हैं, जिसमें हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम एवं यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम। तो हाइड्रोजन इसमें जो है वह 71% है। कितना? 71%। हीलियम आपका 26.5% है। लिथियम 2.5% है एवं यूरेनियम है। ठीक है, जब इसमें नाभिकीय संलयन होता है सूर्य में, जब नाभिकीय संलयन होता है तो यही हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि रूपांतरित हो जाता है। ठीक है, और जब यह रूपांतरित होता है तो इसी को ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्जा स्रोत, अर्थात ऊर्जा का स्रोत हम इसी को कहते हैं। ठीक है, तो यहां तक आप सभी के समझ में आ गया। बाकी इसके बाद हम आप सभी से कल बात करेंगे और कल हम सूर्य की आंतरिक संरचना के बारे में पूरी तरीके से लिखेंगे और पढ़ेंगे। अभी तो मैंने फिगर से समझाया, इसके कुछ ओरल मैंने आप सभी को बता दिया है। अब इसके बाद हम आंतरिक संरचना के बारे में, यानी कि हम क्रोड, विकिरण मेखला, संवहन मेखला, आभा मंडल, प्रकाश मंडल, ठीक है, वर्णमंडल, इन सभी के बारे में हम सूर्य के बारे में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी लोग हमारे साथ बने रहें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।